हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। एज़ यू ऑल नो, जैसे सीबीएसई ने कोविड-19 के चलते सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो एसएसटी हिस्ट्री में भी आपको सिलेबस आपका पता लग ही गया होगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ओनली दीज 3 चैप्टर्स आर कमिंग। तो अब हम इसमें से ही डिस्कशन करने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स आएंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें पहला टॉपिक है आपका द एज ऑफ द सोशल चेंज, जिसमें आपके पॉइंट्स आएंगे लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। देन आपका सेकंड पॉइंट आएगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। नंबर 3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। नंबर 4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सेकंड टॉपिक आपका आएगा रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें आएगा द रशियन एम्पायर इन 1914, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलिज्म इन रशिया, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। उसके बाद आपका आता है थर्ड टॉपिक the February Revolution in the Petrograd. After February, number 2, the Revolution of October 1970. Number 4th, what changed after October? The Civil War, making a socialist society, Stalinism and collectivization. 5th, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, द एज ऑफ द सोशल चेंज। एज ऑफ द सोशल चेंज में अब हम पढ़ेंगे ये जो यूरोप का सोशलिज्म का मीनिंग क्या है। पहले तो हम यही समझ लेते हैं। सोशलिज्म मीन्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जो चाहता है कि सभी को बराबर राइट्स मिले। मतलब ये ना हो कोई भाई अगर वो अमीर है तो उसको राइट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और जो वो गरीब है तो उसको राइट्स कम मिल रहे हैं। सारी सोसाइटी मतलब एक साथ चले, सबके लिए इक्वालिटी हो, उसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें यही बताया गया कि आपने पहले जो चैप्टर 1 पढ़ा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप उसमें पढ़ चुके हैं अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो भी इनके फ्रीडम के और इक्वालिटी के जो भी आइडियाज थे वो सारे किससे आए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अबाउट द राइट्स, इक्वालिटी राइट्स और फ्रीडम, ये सब हम किस में से निकल कर आ रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में से। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. सोसाइटी को चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और उससे पहले सोसाइटी 18th सेंचुरी में किस ढर्रे पर चल रही थी? जो कि स्टेट्स में डिवाइडेड थी और अरिस्टोक्रेसी और चर्च का सबके ऊपर बोलबाला था। इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स पूरी तरह से अरिस्टोक्रेसी और चर्च के हाथ में थी। लेकिन अचानक तभी क्या होता है? आफ्टर द रेवोल्यूशन, जैसे ही ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सोसाइटी में चेंजेस आने लग जाते हैं। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, वर्ल्ड के बहुत से पार्ट जिसमें यूरोप का पार्ट भी और यूरोप भी और एशिया भी, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स हु कंट्रोल सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस। नए नए आइडियाज डिस्कस होने लग गए। किस तरह से? कि भाई पावर, सोशल पावर किसके हाथों में होनी चाहिए, कौन कंट्रोल करे, या इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, इन सब के बारे में नए नए आइडियाज़ पे अब डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी। इंडिया में भी बहुत से चेंजेस आ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही। राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बातें करने लग गए थे, स्टार्टिंग हो गए थे। यहाँ पे भी आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज आने लग गए थे। मैनी अदर्स ऑल्सो डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि रेवोल्यूशन के बाद का यूरोप कैसा हो उसके बारे में डिबेट्स करने लग गए थे। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज, और कॉलोनीज में भी जो डेवलपमेंट्स होने लगी, मतलब जैसे एक कंट्री अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपने आप को और रिच करने के लिए जो दूसरी कंट्रीज को अपने अंदर समाहित कर लेती है, मतलब उनके ऊपर अधिकार कर लेती है, दे ऑल्सो टर्न दी रीशेप दिस द आइडियाज ऑफ अ सोसाइटल चेंज। इसकी वजह से भी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए।
नॉट एवरी वन इन यूरोप। अब ये बहुत सारे चेंजेस तो आ गए फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, लेकिन अभी भी यूरोप में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पूरी तरह से वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज, अब इन सब के लोगों के अलग अलग व्यूज थे, ठीक है। रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी, कुछ चाहते थे कुछ चेंजेस जरूरी हैं लेकिन धीरे धीरे हों, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स या रेडिकल्स। अब जो सोसाइटी थी वो तीन थॉट्स, तीन सोचों के अकॉर्डिंग उसको हमने बांट दिया, इस चैप्टर में बांट दिया गया। पहले जैसे लिबरल्स, देन रेडिकल्स, देन कंजर्वेटिव्स, ये 3 ग्रुप्स हैं, अलग अलग थॉट्स वाले, अलग अलग सोच वाले। ये लिबरल्स की अपनी अलग सोच है, रेडिकल्स की अपनी अलग सोच है और कंजर्वेटिव्स की अपनी अलग सोच है। अब इनकी सोच क्या है ये हम आगे पढ़ ही रहे हैं। What did these terms really mean to the context of that time? उस टाइम पे मतलब 19th सेंचुरी के दौरान इन टर्म्स का रियली मीनिंग क्या था? What separated these strands of politics and what linked them together? कौन सी ऐसी थॉट्स थी, ऐसे आइडियाज थे जिससे ये अलग अलग हो रहे थे, और कौन सी ऐसे आइडियाज और थॉट्स थे जिससे एक साथ जुड़े हुए भी थे। वी मस्ट रिमेंबर दैट, अब हमें एक चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखना है कि ये जो टर्म्स है ना, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स, उस टाइम पे 19th सेंचुरी के टाइम पे उनके मीनिंग्स कुछ और थे और आज के टाइम पे उनके मीनिंग्स कुछ और हैं। मतलब टाइम टू टाइम इन टर्म्स के मीनिंग्स चेंज होते जा रहे हैं। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस 19th सेंचुरी के दौरान किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, फिर हम एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज हो गई। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया का जो रेवोल्यूशन था उसकी वजह से सोशलिज्म became one of the most significant and powerful idea to shape the society in the 20th century. इस रशिया रेवोल्यूशन की वजह से जो सोशलिज्म था became one of the most significant and powerful idea, जो कि 20th सेंचुरी में जिसने सोसाइटी को शेप दी। सोशलिज्म क्या था ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दैट मीन्स सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पावर मिलनी चाहिए, सभी लोग बराबर रहें। अब इसमें जो 3 पार्ट्स हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लिबरल्स, वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स एक ऐसा ग्रुप जो कि सोसाइटी में चेंज देखना चाहता है, ठीक है। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। इनका पहला पॉइंट क्या है? लिबरल्स ऐसा ऐसा नेशन चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट दी जाए। और इससे पहले क्या था कि सिर्फ चर्च को या कैथोलिक चर्च वगैरह को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बाकी किसी भी रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन, टर्न योर पेज, discriminated in favor of one religion or an other। सिर्फ एक ही रिलीजन को जो मतलब फेवरिज्म था वो किसका था? क्रिश्चियंस का, यानी कि चर्च का। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स जो थे वो डायनेस्टिक रूलर्स की पावर को भी, उसके भी अगेंस्ट थे कि मतलब जो डायनेस्टी टू डायनेस्टी रूलर्स बनते आ रहे हैं, मतलब राजा का बेटा राजा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हमने पढ़ा था, वो उसके भी खिलाफ थे। इसमें मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वांटेड अ नेशन विच पे इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, सभी रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। ऑल्सो अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, they wanted to protect the rights of individuals against government। वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को गवर्नमेंट के अगेंस्ट बचाना चाहते थे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। they argued for a representative elected parliamentary government। वो
रिप्रेजेंटेटिव चुनकर मतलब अपना भेजना चाहते थे ताकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो उनकी बात रख सके। दे फेवर्ड अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, वो वेल ट्रेन्ड जुडिशरी के फेवर में थे। दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, जिनके ऊपर रूलर्स शासक और ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स वगैरह का कोई रोल, कोई उनका अधिकार ना हो, मतलब कोई इन्फ्लुएंस ना हो, वो उनके दबाव में आके कोई फैसले निर्णय ना लें। बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये जो है ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, इनको डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसके भी 3 रीजंस हैं। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाई लिबरल्स वर नॉट कॉल्ड एज डेमोक्रेट्स? बिकॉज दे ऑल्सो डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स राइट ऑफ एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग वोट। वो उसके फेवर में नहीं थे, हर किसी को वो वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिस बंदे के पास प्रॉपर्टी है, बंदे के पास, सिर्फ मैन के पास, मेनली शुड हैव द राइट टू वोट, सिर्फ उसी को राइट टू वोट दिया जाए। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोटिंग राइट फॉर वीमेन, वो ये भी नहीं चाहते थे कि औरतों को वोटिंग राइट्स दिए जाए। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें देवर नॉट डेमोक्रेट्स के अंडर लिख सकते हैं। तो ये तो थे लिबरल्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या थे और रेडिकल्स की थिंकिंग क्या थी, रेडिकल्स की सोच क्या थी, अब हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन in which government was based on the majority of a country's population. Radicals ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि कंट्री पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी जिसे चाहती है वो गवर्नमेंट बने। Many supported a movement to give women the right to vote, लेकिन ये लिबरल्स वुमेन को वोट अधिकार नहीं देना चाहते थे, बट रेडिकल्स में बहुत से ऐसे लोग थे जो वुमेन को राइट टू वोट देना चाहते थे। इस मूवमेंट को वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसका मतलब आपके बुक में दिया भी हुआ है पेज नंबर 26 पे। सफ्रेजेट मूवमेंट मीन्स अ मूवमेंट इन विच अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, जिसमें वुमेन को वोट का राइट दिया जाए। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स। ये जो ग्रेट लैंड ऑनर्स लिबरल जो थे वो प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी को ही सारे अधिकार देना चाहते थे, ये उनके खिलाफ थे। ठीक है, ये जो ग्रेट लैंड ऑनर्स या वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स थे, ये उनको अधिकार देना नहीं चाहते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, लेकिन बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन दी हैंड्स ऑफ अ फ्यू, लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में सिर्फ प्रॉपर्टी रहे, बाकियों को उनको सब अधिकार ना मिले, ये उसके खिलाफ थे। ये चाहते थे कि सबको बराबर के हिस्सा मिलना चाहिए, सबके पास इक्वली सब कुछ होना चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। और थर्ड पार्ट अब हमारा था कंजर्वेटिव्स। अब हम कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ये इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट है, इन दोनों के अगेंस्ट है। ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव्स ऑल्सो ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। 18th सेंचुरी, ये भी लाइन साथ ही पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इकट्ठा बताती हूँ। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ अ चेंज। 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स बिल्कुल भी किसी तरह का चेंज नहीं चाहते थे, वो इस आइडिया के बिल्कुल अपोज के खिलाफ थे कि हमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं चाहिए। बट 19th सेंचुरी में जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इन्होंने भी अपना माइंड सेट किया नीड फॉर अ चेंज। बट बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज अनअवॉइडेबल, कुछ चेंजेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो चेंज सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, लेकिन उनका यह भी मानना था कि जो उनका पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और इनकी दूसरी मान्यता क्या थी कि ये मानना था कि जो चेंजेस है वो धीरे धीरे हों, एकदम से पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज ना कर दिया जाए। चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। तो ये तो थे तीनों में डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में। तो इन तीनों के आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। सच डिफरिंग आइडियाज आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश्ड। इतने आइडियाज में इतने डिफरेंसेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो सोसाइटी में जो चेंजेस आने थे उनमें क्लैशेस होने स्टार्ट हुए। ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से सोशल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई।
द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन 19th सेंचुरी। बहुत से ऐसे अटेम्प्ट्स रेवोल्यूशन के दौरान हुए जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो चेंजेस हुए, हेल्प्ड इन डिफाइनिंग बोथ। इससे क्या हुआ, क्या चीज़ें डिफाइन हो गई? लिमिट्स, मतलब तीनों ग्रुप्स की, रेडिकल्स की, लिबरल्स की, कंजर्वेटिव्स की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, और उनकी पोटेंशियल, उनकी ताकत ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, ये सभी में फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब हमने इस टॉपिक में अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। टिल देन, थैंक यू, बाय।